हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 4। इससे पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर फर्स्ट टॉपिक को क्लियर कर लिया है, उसे हमने अच्छे से किया, जिसके अंदर वी हैव डन रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में हमने डिटेल से देखा लास्ट वीडियो में। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मेथड्स ऑफ रिसर्च। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मेथड्स यहाँ पे आपके सिलेबस में आप देखते हैं जो मेंशन किया गया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होगा और थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्लीज़ पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दिस इज़ माई न्यू चैनल। आई ऑलरेडी हैव अ मेन चैनल, बट ये चैनल जो है ये यूजीसी नेट जेआरएफ को ही टारगेट कंप्लीटली करता है। एंड ऑन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वीडियोज जो आपके पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके जुड़े हुए हैं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो। आप वीडियो को लाइक फॉलो कर सकते हैं। और ऑल द प्लेलिस्ट जो भी है, प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप से आप अगर जुड़ना चाहते हैं फॉर दीज पीडीएफ्स, सो आप लोग जुड़िए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ प्लीज़ सारी चीज़ों को आप सुनिएगा, थोड़ा डिटेल्ड वीडियो है। एंड मेक श्योर दैट यू राइट डाउन एवरीथिंग। जो भी आप नोटबुक कैरी करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होंगे उनको प्लीज़ आप लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मेथड्स ऑफ रिसर्च हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसर्च के अंदर कुछ हमारे मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स को जानने से पहले एक बड़ा बेसिक सा डिफरेंस समझना ज़रूरी है बिटवीन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। देखिए, रिसर्च मेथड्स और मेथडोलॉजी में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और सेम इसको मानते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जब हम रिसर्च मेथड की बात करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी, ठीक है। तो रिसर्च मेथड जो मेथड होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथड आर द स्पेसिफिक टूल्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट। मेथड्स क्या है? मेथड्स ऐसे हमारे स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जो हमें डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को एनालिसिस करने में और जो भी हम कर रहे हैं, यानी कि मेथड्स आर व्हाट यू डू, आप जो करते हैं टू एनालाइज एनी डेटा और टू कलेक्ट अ डेटा। जो भी आप टूल्स यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो आपके मेथड का पार्ट है, ठीक है। और रिसर्च मेथडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ द अप्रोच और स्ट्रैटेजी दैट एक्सप्लेन why and how these methods are chosen and applied। यानी कि मेथडोलॉजी थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हुआ, मेथडोलॉजी थोड़ा सा मेथड से वाइड कॉन्सेप्ट है। सो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल है और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मेथडोलॉजी हो सकता है, जो कि ब्रॉड है, जो एक अप्रोच है, जो एक हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जो हमें ये बताता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। मेथड क्या है? मेथडोलॉजी का पार्ट है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अगर मैं एक रिसर्च करना चाहती हूँ जिसका टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, सो यहाँ मेरा मेथड क्या होगा? हो सकता है मैं सर्वे कर लूँ, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जो डेटा मुझे चाहिए, उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगी। जैसे मैं इंटरव्यू ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे आपके ओपिनियन को जानने के लिए कोई भी मैं इंटरव्यू या मैं कोई सर्वे कर सकती हूँ, या फिर मैं स्कोर्स को एनालिसिस कर सकती हूँ। तो मेथड क्या है? जहाँ पे आप कोई भी जो टूल है उसको यूज़ कर रहे हैं टू कलेक्ट एनी डेटा। एंड मेथडोलॉजी क्या है? इट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्वेज आर यूज्ड। अब आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे सर्वे लिया है टू गैदर स्टूडेंट्स ओपिनियन अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, तो व्हाई डिड यू चूज दिस मेथड। मेथडोलॉजी बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि आपने उस मेथड को क्यों लिया, हाउ टेस्ट स्कोर्स आर कंपेयर्ड, कैसे आपने उसको किया। तो एक प्रोसेस आप यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, कि भाई हमने ये स्टेप लिया है, ये हमने मेथड यूज़ किया है। तो मेथडोलॉजी थोड़ा ब्रॉड होता है, जो ये बताता है कि हाउ एंड व्हाई यू डू इट, यानी कि रीजनिंग बिहाइंड एनी चॉइस ऑफ मेथड दैट यू हैव यूज्ड, राइट। सो ये दोनों में डिफरेंस है। In this video we will discuss
ओनली मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो मेथड्स को हमने क्लासिफाई किया है, अगर मैं नेचर के अकॉर्डिंग देखूं तो दो तरह के मेथड आते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और कुछ हमारे टाइम रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेथड होते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग हम जिनको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका हिस्टोरिकल है, अगर मुझे पास्ट कुछ जानना है तो हिस्टोरिकल हो जाएगा, प्रेजेंट जानना है तो सर्वे, केस स्टडी, एथनोग्राफी, एंड फ्यूचर है तो मेरा एक्सपेरिमेंटल होगा। सो ये आपके क्या है, मेथड्स के क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग दीज इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपके सिलेबस में जुड़ा है। यहाँ से काफ़ी आपके प्रश्न बनते हैं और इनको कॉन्सेप्ट जो है इनका उनको समझना ज़रूरी है। तो एक एक करके हम हर एक मेथड के बारे में जितनी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। अब ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना, तो एक एक करके पॉइंट्स को हम समझेंगे, एक्सप्लेन इसका हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल जो आपका मेथड ऑफ रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स, क्या इसमें होता है, मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्टडी its effect on a dependent variable under controlled condition. It follows a quantitative approach and is used to establish cause and effect relationships. अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आगे इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर अभी ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेरिएबल क्या है, कॉज इफेक्ट क्या है, मैनिपुलेशन क्या है, दैट्स टोटली फाइन, वी विल बी डिस्कसिंग इन एग्जाम्पल्स एज वेल। तो अभी इतना समझो कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इट्स अ काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच। यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं, आप दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि भाई एक्स का वाई पे क्या कॉज है या क्या इफेक्ट है। तो जब हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं, कंट्रोल कंडीशन में इसको हम करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड इफ वन थिंग कॉजेज अ चेंज इन अनदर थिंग। तो यानी कि ये आपका वेरिएबल्स है कि एक वेरिएबल में चेंज कैसे हो रहा है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में कैसे वहाँ पे कॉज इफेक्ट को दिखाता है, ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च विच मीन्स इट यूजेस नंबर्स एंड डेटा टू स्टडी द रिजल्ट। तो बेसिकली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ूंगी, क्योंकि देखो जब तक आपको वेरिएबल नहीं पता होगा, यहाँ पे जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा कि वेरिएबल क्या है और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, तब तक समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ज़रूरी है, तो इसको अभी रहने देते, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग वेरिएबल पहले समझेंगे कि यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो दिखाया जाता है वेरिएबल्स के बीच में, तो ये वेरिएबल्स आखिरकार होते क्या हैं, ठीक है। तो व्हाट आर वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रिसर्च, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल हमारे होते हैं जिनमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, जिनमें हम हेरफेर कर रहे हैं। तो इन रिसर्च अ वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन चेंज और वेरी एंड इज मेजरेबल। यानी कि वेरिएबल वो चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है जो कि बदलता है। वेरिएबल को इतना समझो कि वेरिएबल ऐसा फैक्टर है जो बदलता है, वेरी करता है हर रिसर्च में अलग अलग, और जिसको आप माप सकते हो एक रिसर्च के अंदर, ठीक है। वेरिएबल्स आर एसेंशियल बिकॉज दे हेल्प रिसर्चर्स एग्जामिन रिलेशनशिप्स, डिफरेंसेस एंड इफेक्ट्स इन अ स्टडी। वेरिएबल्स आपका स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जैसे हमने देखा अभी कि वेरिएबल्स जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताने का काम करते हैं। बहुत तरह के अलग अलग हमारे वेरिएबल हमारी एक रिसर्च के अंदर हो सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं, देखते हैं कि ये कौन कौन से वेरिएबल है। पहली चीज़ वेरिएबल आपको समझना था, वेरिएबल ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, ऐसा फैक्टर या ऐसा आपका फिनोमिना जो चेंज हो रहा है, जो वेरी करता है आपका रिसर्च टू रिसर्च, और जिसको आप मेज़र कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे मापेंगे, कैसे ये चेंज होते हैं, आइए देखते हैं आगे। तो पहले हम 3 इंपॉर्टेंट टाइप के वेरिएबल डिस्कस करेंगे। हमारे वेरिएबल होते हैं, तो पहले ये 3 टाइप जो आप देख रहे हो, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है।
अब देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम आई वी बोल देते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में ये कई बार दिख जाएगा, ठीक है। तो आई वी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल द फैक्टर दैट इज चेंज्ड और मैनिपुलेटेड, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो बदलता है, जो मैनिपुलेट होता है, ठीक है। और जो मतलब जो कॉज है वो बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है स्टडी में जो रिजल्ट और आउटकम की बात करता है, यानी जो भी रिजल्ट या जो भी आउटकम आपका आया जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप माप सकते हैं, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और तीसरा वेरिएबल है कंट्रोल्ड वेरिएबल, यानी कि कोई ऐसे वेरिएबल जो सेम होते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, यानी जो बदलते नहीं है, जो सभी के लिए क्या है, समान है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मैं स्टडी कर रही हूँ कि डज बैकग्राउंड म्यूजिक अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर मुझे ये स्टडी करना है कि क्या बैकग्राउंड म्यूजिक किसी बच्चे की रीडिंग को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, अगर मैं ये स्टडी कर रही हूँ, यहाँ मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पे क्या स्टडी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका इफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कैसे पड़ता है, राइट, यही मैं स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ऐसा फैक्टर जो चेंज होगा, जो मैनिपुलेट होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, हो सकता है मैं क्लासिकल म्यूजिक चला दूँ, पॉप म्यूजिक चला दूँ, या कोई भी म्यूजिक ना चलाऊँ, यानी कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसको आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे यू आर मैनिपुलेटिंग, आप हो सकता है क्लासिकल चला दें, बहुत सूदिंग गाना चला दें, या बहुत ज़्यादा शोर वाला गाना चला दें। तो ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है या जो आउटकम है, वो आपका कैसा है, डिपेंडेंट है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कोर यहाँ पे क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली रिजल्ट आउटकम की बात करते हैं जिसको आप माप सकते हैं, यानी मेजरमेंट किसको हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजरमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं दोनों ही जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि भाई उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अब ये चीज़ जो है ये कॉज एंड इफेक्ट को रिलेट दिखाता है कि भैया कारण क्या था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा था तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, बैकग्राउंड म्यूजिक कम था तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, जिसको आप मापते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं कि कितना उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ है। अब तीसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल्ड वेरिएबल। जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या थ्रू आउट द रिसर्च सेम रहेंगे सभी के लिए। जैसे यहाँ पे रीडिंग मटेरियल जो है, मान लो जो आपने रीडिंग मटेरियल बच्चों को दिया है वो सेम ही है, सभी के लिए सेम है, ठीक है। टाइम लिमिट हो सकता है आपने 2 घंटे का टाइम दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो ये जो टाइम लिमिट हो गया या जो आप रीडिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, ये ऐसा वेरिएबल है जो सेम रहेगा, सभी के लिए समान रहेगा, इसमें हम कोई बदलाव या इसको हम मापते नहीं है। तो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, वेरिएबल के 3 इंपॉर्टेंट टाइप थे जो हम एक्सपेरिमेंट मेथड जो होता है उसमें हम ये यूज करते हैं, और ये समझना जरूरी है, तभी आपको एक्सपेरिमेंट मेथड समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और हमारे कुछ वेरिएबल होते हैं। सेम स्टडी है, सेम आपका क्वेश्चन है कि डज बैकग्राउंड म्यूजिक अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही स्टडी सेम आप कर रहे हो। हमने अभी देखा कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप मेजर कर रहे हो। फिर तीसरा आता है एक्सटेनियस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है, अदर वेरिएबल that may affect the dependent variable but are not of interest in the study। सिंपल सी चीज है, ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका डिपेंडेंट था यहाँ पे, तो हमारे ऐसे वेरिएबल हैं, ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आप नहीं चाहते थे आपकी रिसर्च में वो हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे कि एक स्टूडेंट का मूड क्या है,
अब ये वेरिएबल ऐसा है जो आपने नहीं किया, जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, जो आप हो सकता है कि आपने नहीं सोचा होगा कि ये भी कुछ वेरिएबल हो सकता है। तो ये जो मूड है स्टूडेंट का, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। जैसे इफ समवन इज सैड, मान लीजिए कोई सैड है, कोई थका हुआ है, तो दे माइट नॉट रीड वेल, हो सकता है वो अच्छे से ना पढ़े, नो मैटर व्हाट म्यूजिक इज प्लेइंग। म्यूजिक चाहे कोई भी प्ले हो रहा हो सकता है कि म्यूजिक से ज़्यादा उसके मूड के अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ रहा है। तो ये कैसा वेरिएबल है, आप देख रहे हैं, ऐसा वेरिएबल है जो इफेक्ट करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को, जो ना जाने अनजाने में इफेक्ट करता है। आप नहीं चाहते थे कि उसका मूड इफेक्ट करे, आप चाहते थे कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसी का दिखे आपको इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नस वेरिएबल वो है जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसका मूड, अगर वो पहले से ही सैड है तो नो मैटर आप कुछ भी म्यूजिक चला लो, वो हो सकता है ना अच्छे से ना पढ़े, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डाल रहे हैं उसका जो मूड है। तो इस तरीके का जो वेरिएबल है ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है। दूसरा है आपका मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट चेंजेस हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द रिलेशनशिप इज बिटवीन वी चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बेसिकली आपका रिलेशनशिप बताता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके बीच में रिलेशन क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। यानी इस तरह का वेरिएबल ये बताता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो आपका रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, कम है, ज़्यादा है, ये चीज़ बताते हैं आपके मॉडरेटर वेरिएबल। जैसे कि द स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल, ठीक है। अब बच्चे की रीडिंग स्किल जो है ये एक मॉडरेटर वेरिएबल हो सकता है। इफ समवन इज ऑलरेडी गुड एट रीडिंग, अगर कोई पहले से ही रीडिंग में बहुत अच्छा है, द म्यूजिक माइट नॉट अफेक्ट देम मच, उसको म्यूजिक इफेक्ट नहीं करेगा, बट फॉर अ वीकर रीडर म्यूजिक माइट मेक अ बिग डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं अगर कोई अच्छा है रीडिंग में तो हो सकता है कि उसको म्यूजिक ज़्यादा इफेक्ट ना करे, और अगर कोई पहले से ही बहुत वीक है तो आप कुछ भी कर लीजिए उसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं रीडिंग स्किल, ये जो आप रीडिंग स्किल देख रहे हैं, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, ये काफ़ी हद तक हमारे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या ला सकता है, एक रिलेशन को बता सकता है, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बैकग्राउंड म्यूजिक का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ा है ये बहुत हद तक निर्भर करेगा रीडिंग स्किल पे भी। जैसे अगर किसी बच्चे की, मान लो ये बच्चा है, इसकी रीडिंग स्किल पहले से ही बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि ये जो रिलेशन हो वो बहुत ज़्यादा रिलेशन एकदम एग्जैक्ट ना हो कि केवल बैकग्राउंड म्यूजिक से ही उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ है, हो सकता है उसको पहले से रीडिंग आती है बहुत अच्छी। तो ये वेरिएबल ऐसा है जो चेंज होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक रिलेशन दोनों में रहेगा, ठीक है। फिर आता है मेडिएटर वेरिएबल। मेडिएटर वेरिएबल क्या है? So this variable explains why the independent variable affects the dependent variable. ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों अफेक्ट करता है। ये बेसिकली हमारे ब्रिज की तरह काम करता है दोनों वेरिएबल में। जैसे कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, अब द स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, म्यूजिक अफेक्ट्स हाउ फोकस्ड द स्टूडेंट इज एंड दैट अफेक्ट्स हाउ वेल दे रीड। तो ये बेसिकली लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है कि म्यूजिक जो है वो इफेक्ट करे कि हाउ फोकस्ड द स्टूडेंट इज। तो ये वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अगर वो पहले से ही कंसंट्रेशन में है तो हो सकता है कि म्यूजिक बजने के बावजूद भी वो रीडिंग अच्छे से करे, ठीक है। तो उसका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे मेडिएटर वेरिएबल है। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल हो गए जो आपको ध्यान में रखने थे जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं। तो ये सारे ही वेरिएबल आपके आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इनको समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस मेथड के बारे में, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पे अब इनको डिस्कस करूँगी जो मैं स्टार्टिंग में इनको मैंने डिस्कस किया था।
देखो यहाँ पे वही चीज़ हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिकली हम मैनिपुलेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, टू स्टडी इट्स इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कंडीशन कंट्रोल है। हम बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कॉज एंड इफेक्ट है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, जो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू हमने वेरिएबल में जो हमने समझा, एंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हमारे कुछ टाइप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, इट्स अ प्लान फॉर हाउ टू डू एन एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो कैसे एक्सपेरिमेंट हमें करना है इस चीज़ का प्लान बताते हैं हमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारे वेरिएबल क्या होंगे, व्हाट टू मेजर, क्या मेजर करना है, क्या कंट्रोल करना है, जो वेरिएबल के से संबंधित जो भी जानकारी होती है या जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के थ्रू लेते हैं। अब देखो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस के कुछ हमारे टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ कब किया जाता है, व्हेन यू जस्ट वांट टू ट्राई समथिंग आउट विदाउट मच कंट्रोल, मतलब आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल कंट्रोल नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू ट्राई आउट समथिंग, तब हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करते हैं। जैसे कि यू टेस्ट अ न्यू टीचिंग मेथड इन वन क्लास ओनली, नो कंपैरिजन ग्रुप, यानी आप एक नया टीचिंग मेथड ट्राई करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो आप एक ही क्लास के ऊपर वो टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप कुछ भी ग्रुप का कंपैरिजन या कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है प्री एक्सपेरिमेंट होता है। फिर आता है ट्रू एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू वांट फुल कंट्रोल। अब हम यहाँ पे फुल कंट्रोल कर रहे हैं और हम रैंडमली असाइन करते हैं, यहाँ पे रैंडमली हम लोगों को चूज करते हैं कि हमें किस पर ये एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। जैसे सम स्टूडेंट्स आर रैंडमली चोजन टू गेट अ न्यू लर्निंग मेथड, अदर्स कंटिन्यू विद द रेगुलर वन। अब ये देखो आप, इसमें भी मेथड के लिए मैंने यूज़ किया इसको, मैं एक नया मेथड यूज़ कर रही हूँ टीचिंग मेथड। अब इसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट को मैंने रैंडमली चूज़ कर दिया और बाकी जो है उनको मैंने सेम रेगुलर मेथड से ही उनको मैंने पढ़ाया है। तो ये आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन है, जहाँ पे जो कंट्रोल है वो फुल एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है और हम रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं अपने सैम्पल्स को, ठीक है। फिर आता है आपका कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, यू कांट रैंडमली असाइन पीपल, यहाँ हम रैंडम असाइन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, सैम्पल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वांट टू कंपेयर। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है कि यू कंपेयर टू क्लासेस, मैंने यहाँ पे दो क्लासेस को कंपेयर किया, क्लास 1 क्लास 2। अब दो क्लास है, दो क्लास में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक को मैं नया मेथड दे दूंगी, मान लो इसको मैंने न्यू मेथड दिया और ये ओल्ड मेथड से पढ़ रहे हैं, तो दो क्लास है, क्लास 1 क्लास 2, दोनों को मैंने अलग अलग मेथड दिया, एक क्लास को नया मेथड से पढ़ाया है, एक क्लास को पुराने मेथड से पढ़ाया है। तो यानी कि यहाँ पे आप रैंडमली असाइन नहीं किया है आपने यहाँ पे रैंडमली यहाँ पे आपने लोगों को नहीं चुना है, स्टूडेंट्स को नहीं चुना है, बट आपको कंपैरिजन यहाँ पे करना था, ठीक है। तो यू कंपेयर टू क्लासेस, वन गेट्स अ न्यू मेथड, अदर डजन, बट यू डिड नॉट रैंडमली चूज द क्लासेस। रैंडमली हमने यहाँ पे कोई भी क्लास को चूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने सोचा कि हाँ मैं इन दो ग्रुप पे करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका कोसाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। फिर आपका फैक्टरल डिज़ाइन आता है। फैक्टरल डिज़ाइन मतलब व्हेन यू टेस्ट मोर देन वन फैक्टर एट द सेम टाइम, यानी एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा फैक्टर को आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हो। जैसे कि यू टेस्ट हाउ बोथ डाइट एंड एक्सरसाइज अफेक्ट वेट लॉस, नॉट जस्ट वन थिंग। तो ये आपका कैसा है, फैक्टरल डिज़ाइन हो गया एक्सपेरिमेंट का, जहाँ पे आप दो चीज़ों को एक ही टाइम पे कंपेयर करना चाहते हो, या आप यहाँ पे दोनों फैक्टर को देख रहे हैं कि कैसे दोनों इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो फैक्टर है, इसलिए इसको हम फैक्टरल रिसर्च मेथड बोलते हैं, ठीक है। सो ये आपके कुछ टाइप थे एक्सपेरिमेंटल मेथड के, कुछ हमारे डिज़ाइंस थे, 4 इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है। अब हम बढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है कि यहाँ हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब है कि जो भी वेरिएबल है
उसमें कैसे आप चेंज कर रहे हो, राइट? सो कंट्रोल्ड मीन्स ensuring that the changes in the dependent variable are due to independent variable and not due to other factors. यहाँ कंट्रोल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ रिसर्चर अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल मेथड को करते हैं तो कंट्रोल का मतलब ये है कि आप ये मेक श्योर करेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कारण ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, किसी और फैक्टर के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, फिर तो आपका वो एक्सपेरिमेंट ही ट्रू नहीं हुआ, राइट? जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वाला था, तो बैकग्राउंड म्यूजिक से ही इफेक्ट पड़ना चाहिए उसकी रीडिंग का, कम या ज़्यादा, और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, उसका मूड या उसका कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए। तो कंट्रोल मतलब है कि आप इंश्योर करते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप माप रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही आया हो, किसी और वेरिएबल से ना आया हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि इफ़ वी वांट टू स्टडी हाउ एक्सरसाइज, अब देखो ये एक जो एक्सरसाइज है, हाउ एक्सरसाइज अफेक्ट्स मूड, अगर आपको ये करना है स्टडी की एक्सरसाइज हमारे मूड को कैसे इफेक्ट करता है, तो एक्सरसाइज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मूड, जिसको आप मापते हो, ठीक है। तो यहाँ पे द रिसर्चर नीड्स टू कंट्रोल अदर फैक्टर्स, यहाँ कंट्रोल का मतलब है कि वो अदर फैक्टर को कंट्रोल करेगा, जो भी आपके एक्सटेनियस फैक्ट वेरिएबल्स हैं, जैसे कि स्लीप हो सकता है, डाइट हो सकता है, जो कि एक व्यक्ति के मूड को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि उस व्यक्ति के मूड को प्रभावित कर सकते हैं रादर देन एक्सरसाइज। तो यहाँ रिसर्चर कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अदर फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट ना करें, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को तो ही वो कंट्रोल है। तो यहाँ पे पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई एक्सपेरिमेंटल मेथड की कि यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कंट्रोल कर रहा है। दूसरा है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन व्हेन रिसर्चर इंटेंशनली चेंजेस और कंट्रोल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व हाउ इट इफेक्ट्स द डिपेंडेंट। वही सेम चीज़ है कि यहाँ इंटेंशनली जानबूझ के वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाता है टू ऑब्जर्व द डिपेंडेंट वेरिएबल, टू मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि इफ़ वी वांट टू स्टडी हाउ एक्सरसाइज, जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो मूड को कैसे इफेक्ट करता है, द रिसर्चर नीड्स टू मैनिपुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन रिसर्चर किस में कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कर रहा है। वो हो सकता है कि एक्सरसाइज जो है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इसकी जो टाइमिंग है वो 30 मिनट कर दे, या फिर नो एक्सरसाइज, एक ग्रुप को एक्सरसाइज करवाया ही नहीं और एक ग्रुप को डेली वो 30 मिनट का एक्सरसाइज करवा रहा है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन यहाँ पे रिसर्चर लाता है टू सी द रिजल्ट्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, टू सी द मूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कि उनका मूड कैसा हुआ, जो एक्सरसाइज डेली कर रहे थे उनका मूड क्या रहा एक महीने बाद, और जो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे उनका मूड क्या था। तो यहाँ रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन। यहाँ केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में रिकॉर्ड करेगा वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि द रिसर्चर कलेक्ट्स डेटा ऑन हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। वो ये ऑब्जर्व करेगा कि जब वो एक्सरसाइज का टाइमिंग 30 मिनट कर रहा है, जब वो 25 मिनट कर रहा है, या वो 0 टाइमिंग रख रहा है, उस टाइम पे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करेगा, मापेगा उसको। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। वो ये देखेगा कि कैसे एक व्यक्ति का मूड चेंज हो रहा है आफ्टर एक्सरसाइजिंग, तो मूड कैसे चेंज हो रहा है इस चीज़ को वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। फिर आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी रिसर्च का और एक्सपेरिमेंटल का। रेप्लिकेशन मीन्स रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट इन द सेम सेटिंग टू सी इफ द रिजल्ट्स स्टे द सेम और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन मतलब बार बार वो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेगा। जो एक्सपेरिमेंट अभी कर रहा है लोगों के साथ, वो ये देख रहा है कि एक्सरसाइज करने से या ना करने से उसका मूड कैसा हो रहा है, तो इसको बार बार करेगा ये पता करने के लिए कि उसके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो रेप्लिकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आ जाता है कि जो भी रिजल्ट उसका आ रहा है क्या वो सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। तो इस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए
इस चीज़ को देखने के लिए वो बार बार सेम एक्सपेरिमेंट को कुछ समय तक रिपीट करता है। तो रेप्लिकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट गुण होती है यहाँ पे, ताकि एरर के चांसेस वहाँ पे क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जैसे ये है कि इफ वी वांट टू स्टडी हाउ एक्सरसाइज अफेक्ट्स द मूड, द रिसर्चर नीड्स टू रेप्लिकेट द स्टडी विद डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। वो अलग अलग लोगों पे ये स्टडी बार बार करेगा टू कंफर्म दैट द रिजल्ट्स आर रिलायबल। वो ये कंफर्म करेगा कि जो रिजल्ट आ रहा है, जो यहाँ पे जो भी वो मेजर कर रहा है, क्या वो सही मेजर कर रहा है या फिर वो एक टाइम के लिए ही सही है। ठीक है, तो आप रेप्लिकेबिलिटी कब करते हैं, जब आपको रिलायबिलिटी चाहिए। आप ये देखना चाहते हो कि जो बच्चे का स्कोर आ रहा है क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या मूड उनका एक बार में ही सेम आ रहा है या हर बार अलग अलग मूड आ रहे हैं। तो इसीलिए रेप्लिकेबिलिटी बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिकली आपको वेरिएबल्स को समझना था, हमारे टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं, यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस मेथड के बारे में जानना ज़रूरी था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिसर्च मेथड के बारे में। नेक्स्ट रिसर्च मेथड है जिसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन स्टडिंग द करंट प्रॉब्लम्स। डिस्क्रिप्टिव यानी जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसको हम स्टडी कैसे करते हैं, करंट प्रॉब्लम को बताने के लिए कोई फिनोमिना है, कोई कंडीशन है विद इन अ स्पेसिफिक एरिया और अ टाइम फ्रेम। ठीक है, तो इट एम्स, इसका बेसिकली एम क्या होता है, इट एम्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक। किसी चीज़ को आप केवल डिस्क्राइब करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बताना चाहते हैं, ट्रेंड, बिलीफ या कोई प्रैक्टिस बताना चाहते हैं किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है। इसमें बेसिकली हम किसी भी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को करते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल। यहाँ हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में या किसी भी अदर वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, हम फेरबदल चेंजेस नहीं लाते, जो जैसा है उसको एज इट इज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हैं। तो इट फोकसेस ऑन द करेंट सिचुएशन, इट एम्स टू डिस्क्राइब एनी कंडीशन और इट डज नॉट अल्टर और मैनिपुलेट। यहाँ पे हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ना हमारे कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे कुछ क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक विधियाँ आती हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि गुणात्मक विधि जो है, जैसे कि केस स्टडी गुणात्मक विधि है जो आपके डिस्क्रिप्टिव तरह की होती है। ठीक है, जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये आपके क्वालिटेटिव में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस स्टडी क्या है। तो केस स्टडी मेथड के बारे में समझना है। अ केस स्टडी फोकसिंग ऑन स्टडिंग अ सिंगल एंटिटी। ये याद रखना है कि केस स्टडी में हम एक सिंगल किसी भी चीज़ का इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली कोई एक इंसान हो सकता है आप एक इंडिविजुअल पे केस स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी भी मान लीजिए आप गांधी पे स्टडी करना चाहते हैं, आप अंबेडकर पे स्टडी करना चाहते हैं, तो एक केस स्टडी हो गया। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे, मान लो आप यूजीसी पे एक स्टडी करना चाहते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे स्टडी करना चाहते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन पे करना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है। तो बेसिकली केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होती है जो सिंगल एंटिटी पे की जाती है, वेदर इट इज एन इंडिविजुअल, एन इंस्टीट्यूशन और ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में। और दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड व्हेन ब्रॉडर स्टडीज कैन नॉट कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ स्पेसिफिक केस। इसको तब किया जाता है जब हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं, कहीं पे बहुत सारे फिनोमिना है, तब हम केस स्टडी डीप में करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं किसी सिंगल चीज़ की। सिंगल चीज़ में इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। इट फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक केस। कोई एक स्पेसिफिक केस को हम समझते हैं, इन डेप्थ होता है ये, बहुत क्वालिटेटिव डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होती है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम करते हैं। एक ही टाइम पे आप लॉन्गिट्यूडनल तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया कि अ रिसर्चर इज स्टडिंग टू लीडरशिप स्टाइल ऑफ अ सक्सेसफुल CEO ऑफ अ कंपनी।
अब यहाँ पे ये हो सकता है कि एक सक्सेसफुल सीईओ है किसी कंपनी का, उसका लीडरशिप स्टाइल आपको पता करना है, तो केस स्टडी सबसे बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि आप सिंगल डीप स्टडी यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये बेसिकली एक तरह का आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड में आता है, जहाँ पे हम क्वालिटेटिव तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव तरीके का मेथड है, ठीक है। तो एथनोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ कल्चर्स, सोशल बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस विद इन ग्रुप्स और कम्युनिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एथनोग्राफी में बेसिकली आप कल्चर या सोशल इंटरेक्शन या सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। It is a holistic approach that involves long-term interaction and observation to understand people's behavior, beliefs and practices in their natural surrounding. Natural setting में हो रहा है, ये आपका कॉन्टेक्चुअल होता है, यानी आप रियल वर्ल्ड में, रियल सिचुएशन में जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं। मेन फोकस होता है किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी का कोई भी कल्चरल फिनोमिना जानना, सोशल प्रैक्टिसेस को समझना और इंटरेक्शन को समझना, इसका मेन पर्पस होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन होता है, पार्टिसिपेशन, खुद जो रिसर्चर होता है वो जाके पार्टिसिपेट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इन फील्ड होता है। यहाँ पे एक जो पर्सन है वो फील्ड में जा करके स्टडी करता है। जैसे एक एग्जांपल है कि अन एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ अ स्कूल्स कल्चरल प्रैक्टिसेस वेयर द रिसर्चर स्पेंड्स टाइम इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड देयर सोशल डायनामिक्स एंड ट्रेडिशंस। मान लो मुझे किसी स्कूल का करना है, मान लो मुझे कोई भी आप स्कूल देख सकते हैं, मान लो किसी बहुत प्राइवेट स्कूल है कोई बहुत बड़ा, उसका मुझे करना है, तो किसी स्पेसिफिक स्कूल का मुझे वहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो शांति निकेतन है, तो मैं जा रही हूँ टैगोर का जो शांति निकेतन है, वहाँ पे कैसे होती है पढ़ाई, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ कैसे एक स्टूडेंट टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे शांति निकेतन की स्टडी करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, वहाँ पे एथनोग्राफी होगा, जिसका फोकस ही होता है उसके कल्चर को, उसके सोशल सराउंडिंग बिहेवियर को समझना। तो यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई वेरिएबल में मैनिपुलेशन नहीं ला रहे हैं, हम केवल और केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम केवल और केवल उस चीज को डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई थिंग्स हैपन, राइट। तो ये आपका एथनोग्राफी है जो क्वालिटेटिव है एंड डिस्क्रिप्टिव है। नेक्स्ट पे आते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। तीसरा आता है डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, ये भी आपका क्वालिटेटिव में आता है। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू गैदर डेटा। यानी आपके पास पहले से ही कोई डॉक्यूमेंट था, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है, ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड रहा, उससे आप इसको डेटा को कलेक्ट करते हो, स्टडी करते हो। इट इज ऑफन यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल रिसर्च टू अंडरस्टैंड करेंट फिनोमिना सिमिलर टू हिस्टोरिकल रिसर्च, बट इट हैज डिफरेंट एम्फेसिस ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में भी आपका डिस्क्रिप्टिव जो मेथड है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस होता है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्री को एनालिसिस डेफिनेटली करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारा फोकस रहता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज को देखना, ठीक है। हिस्टोरिकल में आप पास्ट पे फोकस करते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में हम प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आपके पास पहले से कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आप एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे करेंट टाइम्स पे फोकस किया जाता है। जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में आप पास्ट इवेंट देखते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में हम करेंट टाइम पे फोकस करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स अ नॉन इंटरफेयरिंग वे ऑफ गैदरिंग डेटा, यानी डेटा गैदरिंग करने में कोई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं हो रहा है, नॉन इंटरफेयर है, ठीक है। जैसे एनालाइजिंग पब्लिक रिपोर्ट्स एंड एकेडमिक पेपर्स टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल व्यूज अमंग यंग अडल्ट्स। अगर मान लो ये स्टडी करनी है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस हो सकता है। डॉक्यूमेंट्री आप यहाँ पे यूज करेंगे, यानी जो पहले से पब्लिक रिपोर्ट पड़ी हुई हैं, जो पहले से आपके एकेडमिक पेपर्स हैं, उनको आप उठाएंगे और आप फिर ये देखेंगे कि अच्छा जो सोशल मीडिया का जो
इम्पैक्ट है यंग बच्चों के माइंड पे या उनका पॉलिटिकल व्यू कैसा है ना। तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल व्यूज क्या है, वहाँ पे इम्पैक्ट सोशल मीडिया का, जहाँ पे बच्चे किस तरह से पॉलिटिकल व्यूज को लेते हैं, क्या उनकी समझ है। तो ये आप बेसिकली डॉक्यूमेंट्री की बेसिस पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री को एनालिसिस करते हैं और आपका फोकस है कि जो आपका कंटेम्प्रेरी इशू है, जो अभी वर्तमान का जो इशू है, इसको आप देखना चाहते हैं, इसको आप बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप इसको पता करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस हुआ। कुछ हमारे डिस्क्रिप्टिव मेथड ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। अब हम देखेंगे मात्रात्मक में कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव मेथड है। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ चुका है ये, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है? सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च investigates situations or events where the independent variable, जो आपका independent variable है, are not under the researcher's control, यानी कि यहाँ पे independent variable research के कंट्रोल में नहीं है। This method looks at past occurrences, यहाँ पे बेसिकली ये आप कीवर्ड समझो, पास्ट जो हो चुका उस पर फोकस किया जाता है, टू establish cause effect relationship, but it does not manipulate variables. It is retrospective and relies on studying previously occurred events to hypothesize the cause of phenomena. यानी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आप वेरिएबल्स में मैनिपुलेट नहीं करते हैं, आपका फोकस रहता है कि जो पास्ट में हो गया उसके बेसिस पे आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ पे बिल्ड करें। ये एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंटल से अलग क्यों है? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में आप क्या कर रहे थे, वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे थे, वहाँ पे चेंज ला रहे थे उसमें, लेकिन इधर नहीं हम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पास्ट इवेंट्स और पास्ट सिचुएशन की स्टडी करते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ फोकस किया जाता है, सेम वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा होता है उसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। ये चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे बट इधर नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अ रिसर्चर एग्जामिन्स वेदर पीपल हु ग्रू अप इन अर्बन एरियाज हैव हायर स्ट्रेस लेवल्स इन अडल्टहुड कंपेयर्ड टू दोज हु ग्रू इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे रिसर्चर ये चेंज नहीं कर सकता कि वो कहाँ ग्रू अप हुए, राइट। तो यहाँ पे वो ये चेंज नहीं कर सकता ना कि वो अर्बन एरिया में कैसे बड़े हुए हैं, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। अर्बन एरिया हो गया या रूरल एरिया हो गया, ये चीज़ रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। रिसर्चर इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता कि एक पर्सन कहाँ पे बड़ा हुआ है, ठीक है, कहाँ वो ग्रो अप हुआ है। तो द रिसर्चर कैन नॉट चेंज वेयर पीपल ग्रो अप, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं कर सकता। सो दे स्टडी एग्जिस्टिंग डेटा। अब वो एग्जिस्टिंग डेटा को स्टडी करेंगे टू फाइंड आउट पॉसिबल कॉजेज फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या कॉजेज हैं उसके लिए वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग डेटा को स्टडी करेगा। यानी जो पास्ट अकरेंसेज हो गया, पीपल जो है, जो भी लोग हैं अर्बन और रूरल एरिया में, वो ग्रो अप हो चुके हैं, यानी कोई पास्ट अकरेंसेज हैं, ठीक है। पास्ट अकरेंसेज है, पास्ट इवेंट, पास्ट सिचुएशन के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, आप दोनों वेरिएबल के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यू कांट चेंज इट, वो कहाँ ग्रो हुए, यू कांट चेंज इट, बट यू कैन सी द रिलेशन कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, राइट। तो ये जो इनका स्ट्रेस लेवल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था स्टडी में, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप मापेंगे, जिसको आप देख रहे हैं इफेक्ट क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं इस मेथड में क्या हो रहा है कि आपने एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो हो गया, पास्ट सिचुएशन, वो ग्रो अप हो गए, अब आप एक स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं बदल सकते, लेकिन आप एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं बिटवीन बोथ वेरिएबल। तो यहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। तो ये जो रिसर्च है ये एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, काफ़ी ज़्यादा आने वाला पेपर में ये आपका टॉपिक है, तो इम्पॉर्टेंट वन। एंड डिस्क्रिप्टिव में आपका क्वांटिटेटिव मेथड में आता है। तो कई बार आपके पेपर में ये ऐसे आ सकता है कि ये किस में आता है, तो अगर पेपर में आता है क्वांटिटेटिव है तो यू विल गो विथ क्वांटिटेटिव, एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड में भी ये इसका एक टाइप है, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट आपका है दूसरा कोरिलेशनल मेथड, ये भी एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है। तो कोरिलेशनल मेथड एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स टू सी इफ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर और नॉट, ठीक है। अनलाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स बट रादर स्टडीज देयर नेचुरल एसोसिएशंस। यानी सिंपल है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो एक एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, इसकी स्टडी आपका कोरिलेशनल मेथड में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम मैनिपुलेट वेरिएबल में नहीं कर रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं कि क्या रिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पे हम वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को समझते हैं कोरिलेशनल मेथड में, मैनिपुलेट नहीं किया जाता वेरिएबल को, और ये एसोसिएशन को देखता है कि कितना दोनों में कहीं ना कहीं अंतर है या संबंध है, राइट। जैसे अ स्टडी एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल वेलबींग अमंग टीनेजर्स वेयर नो वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड, कोई भी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बट डेटा इज गैदर्ड टू सी हाउ बोथ आर कनेक्टेड। यानी दो वेरिएबल है, फिजिकल एक्सरसाइज है और आपका मेंटल वेलबींग है, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, टीनेजर्स के बीच में क्या रिलेशन है इन दोनों का, तो इनके बीच संबंध को देखेंगे हम। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में जब आप एक रिलेशनशिप देखना चाहते हो, वो आपका को रिलेशनल में आता है। ये भी आपका क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, बिकॉज यू आर ओनली डिस्क्राइबिंग। अभी तक हम जितने मेथड कर रहे थे, इसमें आप देख रहे हैं सब में डिस्क्रिप्शन है, सब में आप डिस्क्राइब करेंगे किसी भी रिलेशन को, किसी कैरेक्टरिस्टिक को। यहाँ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। तो केस स्टडी हो गया, जैसे इथनोग्राफी हो गया, डॉक्यूमेंट्री, फिर क्वांटिटेटिव में एक्स पोस्ट फैक्टर हो गया, कोरिलेशनल हो गया। फिर एक आता है सर्वे। सर्वे कैन बी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ। सर्वे क्वालिटेटिव भी हो सकता है हमारा, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्वे मेथड में बेसिकली हम वाइडली यूज करते हैं बिहेवियरल स्टडीज में। हम सोशल फिनोमिना को समझने के लिए सर्वे कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चनायर ले सकते हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं सर्वे में, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, कंट्रोल सिचुएशन में भी हो सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है सर्वे, ठीक है। जब तो यहाँ पे बेसिकली हम डेटा गैदर कर रहे हैं क्वेश्चनायर यूज करके, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन यूज करके। करंट फिनोमिना और इश्यूज पे सर्वे फोकस करता है। नॉन एक्सपेरिमेंटल है और डिस्क्रिप्टिव होता है इसका नेचर, यानी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल है कि अ सर्वे आस्किंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट देयर ईटिंग हैबिट्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट देयर हेल्थ विद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड ट्रेंड्स। अब ये आपका कैसा मेथड है? सर्वे मेथड है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे एक ग्रुप को पूछ रहे हैं कि जो उनका ईटिंग हैबिट है वो कैसे इम्पैक्ट करता है उनके मेंटल हेल्थ को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उनके बिहेवियरल फिनोमिना या उनके एक्सपीरियंस या उनका परसेप्शन आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप सर्वे ले सकते हैं, उनका क्वेश्चन ले सकते हैं, आप स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, अनस्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, मर्जी है। तो ये भी एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है विच कैन बी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड के टाइप कर रहे थे। आई होप कि अभी तक दो जो मेथड हमने किया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डिस्क्रिप्टिव मेथड, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट मेथड आता है जिसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल आपका जो मेथड है, इसके अंदर आपका क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला है फोकस ऑन पास्ट इवेंट्स। द रिसर्च इन्वॉल्व्स अराउंड इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो सिंपल सा हिस्टोरिकल मेथड में यही होता है कि हम पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स स्टडिंग पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर कॉजेज एंड इफेक्ट। क्या कारण था, क्या नहीं था, इसको हम बेसिकली इससे देख सकते हैं कि जो भी पास्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स रहे, पास्ट जो भी हमारे इवेंट रहे हैं, उसको हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो हमारा करंट इश्यूज़ हैं या जो फ्यूचर में जो पॉलिसीज़ होंगी या जो इश्यूज़ होंगे या जो भी हमारी आगे की चीज़ें होंगी, इवेंट होंगे, उसमें हेल्प हो सके, राइट। तो इसके अंदर है कि द गोल इज़ to draw conclusions about past events
एंड यूज द अंडरस्टैंडिंग टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। तो बेसिकली फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर फोकस किया जाता है पास्ट इवेंट्स को स्टडी करने का। नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, यहाँ पे भी हम कोई भी कंट्रोल वेरिएबल्स में नहीं करते हैं, कोई भी वेरिएबल में हम मैनिपुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम पास्ट इवेंट्स में जो भी चीज़ें हुई उनको बदल दें। तो यहाँ पे मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते वेरिएबल्स में। यहाँ पे एविडेंस को गैदर करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मान लो गवर्नमेंट रिकॉर्ड हो सकता है पहले का, कोई भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, कोई मान लो सर्वे हुआ पहले, उसको हम यहाँ पे गैदर करते हैं। और यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है यहाँ पे कि भाई जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई, जो इवेंट हुआ वो कितना हद तक सही था, नहीं था। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाता है, सोर्सेज को इवैल्यूएट किया जाता है कि कितने हद तक वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे। कोई भी इशू है जो आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे इफ़ यू वर रिसर्चिंग द कॉजेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यू वुड लुक एट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो मान लो यहाँ पे मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देखना चाहती हूँ कि भाई जो स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ वो कैसे हुआ था। तो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम वो है, इशू वो है जो मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं रिव्यू लिटरेचर करूँगी, प्रीवियस स्टडी देखूंगी, जो भी उसके बारे में बुक्स हैं वो देखूंगी, जो भी आर्टिकल उस टाइम पे थे वो देखूंगी। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। फिर मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, इसके लिए मैं पास्ट के जो भी डॉक्यूमेंट है वो देखूंगी। तो अब मान लो हो सकता है कि मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट देखूँ मूवमेंट के टाइम पे, या बुक्स से, या फिर किसी लेटर किसी ने कुछ लिखा हो, या न्यूज़पेपर्स हों उस टाइम पे। मैं ये सारे जो एविडेंस है, जो डेटा है वो कलेक्ट करूंगी। फिर इनको इवैल्यूएट किया जाएगा, इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी रिलायबिलिटी को देखा जाएगा कि ये जो भी डेटा कलेक्ट किया है या जो सोर्सेज है वो कितने सही हैं, कितने वैलिड है। फिर एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे डेटा को, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें। बेसिकली हम पास्ट के जितने भी चीज़ें हुई हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन एक फाइनल कंक्लूजन के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हम एक प्रेजेंट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ये जो हमने स्टडी की है ये कैसे हमारे फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो ये जो आपका रिसर्च हुआ ये हिस्टोरिकल कंप्लीटली हुआ, जो आप पास्ट जो आपके पास सोर्सेस थे वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पे, जो कि आप हमारे लास्ट 2 टाइप रह गए हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च देखेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेन फोकस किस पे होता है? क्वांटिफाइंग वेरिएबल्स और मेजरिंग द वेरिएबल्स। यहाँ पे बेसिकली मेजर किया जा सकता है वेरिएबल्स को। यहाँ पे हम क्वांटिफाई यानी नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो परसेंटेज में, स्टैटिस्टिक्स में, या हम उसको नंबर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हम सर्वे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड होता है एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड भी एक तरह का आपका क्वांटिटेटिव ही होता है। तो क्वांटिटेटिव इज लाइक जहाँ पे आपका वेरिएबल्स को आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी जो भी आंसर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स है, स्टैंडर्ड है, स्टैटिस्टिकल है। और यहाँ पे रिजल्ट को जनरलाइज किया जाता है, जो भी रिजल्ट है उसको हम लागू कर सकते हैं, उसको जनरलाइज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। यह आपका क्वांटिटेटिव हुआ। क्वालिटेटिव कैसा है? क्वालिटेटिव यानी थोड़ा सा गुणों की बात जहाँ हो रही है, राइट। तो यहाँ हम मीनिंग, एक्सपीरियंसेस, कॉन्सेप्ट्स को समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमने देखा, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी एक तरह का क्वालिटेटिव मेथड था। डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर भी जितने हमने सर्वे देख सकते हैं, या हम एथनोग्राफी देख सकते हैं, या हमने डॉक्यूमेंट एनालिसिस देखा, केस स्टडी देखा, वो सब आपका क्वालिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव में हम बेसिकली मीनिंग, एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। डेटा कैसा होगा? नॉन न्यूमेरिकल होगा। यहाँ नंबर्स की बात नहीं होती है, केवल हम इमेजेस, ऑब्जर्वेशंस के फोकस कर रहे हैं।
यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है, ओपन एंडेड सर्वे हम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यहाँ होती है, एक्सप्लोरेटरी होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी तरह का रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, यानी एक व्यक्तिगत जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ सकती है, एक व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस को हम फोकस करते हैं, पार्टिसिपेंट्स का क्या फीलिंग है, एक्सपीरियंस उसका क्या है, इस पे हमारा ज़्यादा यहाँ पे फोकस रहता है। तो यहाँ बेसिकली हम डीप अंडरस्टैंडिंग अगर लेना चाहते हैं किसी ह्यूमन बिहेवियर का, इमोशन का, किसी कल्चर का, तो यहाँ हम क्वालिटेटिव मेथड को ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हम वाई का आंसर ढूंढते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डेटा जो है वो नॉन स्टैटिस्टिकल है, जहाँ पे नंबर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल से दोनों के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला होता है फोकस ऑफ द डिजाइन। अगर मैं रिसर्च डिजाइन के फोकस की बात करूं तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का फोकस अलग हो सकता है। क्वालिटेटिव का फोकस क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर को समझना, मोटिव्स को समझना, उनकी डिजायर को समझना, परसेप्शन को समझना, वाई समथिंग हैपन्स, क्यों होती है कोई चीज़, तो यहाँ हम क्वालिटेटिव देख रहे हैं। क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स को एनालिसिस करेंगे, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स को देखेंगे, कॉज इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है कि जैसे मान लो अ रिसर्चर कंडक्ट्स इन डेप्थ इंटरव्यूज विद टीनेजर्स टू अंडरस्टैंड व्हाई दे प्रेफर इंस्टाग्राम ओवर फेसबुक। अब ये कैसा रिसर्च है कि भाई आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का और आप ये देखना चाहते हैं कि आप इंस्टाग्राम ज़्यादा क्यों चलाते हैं, मतलब वाई डू यू प्रेफर इंस्टाग्राम ओवर फेसबुक, फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम प्रेफर क्यों करते हो। तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस, आपका बिहेवियर, आपके रीजंस को मैं देखूंगी। ठीक है, ये क्वालिटेटिव तरह का डिजाइन हुआ। क्वांटिटेटिव में सेम अगर मुझे ये स्टडी करनी है तो मेरा तरीका अलग हो सकता है। अ रिसर्चर डिस्ट्रीब्यूट्स अ सर्वे, हो सकता है मैं 500 टीनेजर्स को एक सर्वे डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, क्वेश्चन आयर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और मैं ये देखूं कि हाउ मेनी आवर्स अ डे दे यूज इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे मैं आवर्स की बात कर रही हूँ कि आप कितने घंटे एवरेज इंस्टाग्राम डेली चलाते हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुझे नंबर मिलेंगे कि 2 घंटे चलाते हैं कि 3 घंटे चलाते हैं, यहाँ डेटा न्यूमेरिकल है। तो मैं सेम स्टडी कर रही हूँ, सेम मुझे जानना है इंस्टाग्राम क्यों प्रेफर लोग करते हैं, बट तरीका अलग अलग है। ठीक है, क्वालिटेटिव का तरीका डिफरेंट है, क्वांटिटेटिव का तरीका डिफरेंट है। तो फोकस ऑफ द डिजाइन जो है दोनों में अलग होता है। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे ये हम कर चुके हैं। क्वालिटेटिव है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा बहुत ज्यादा, जहाँ पे वर्णन ज्यादा हो रहा है, और क्वांटिटेटिव है तो क्लोज एंडेड ज्यादा होगा, जहाँ पे आप केवल मेजरेबल डेटा को जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि क्वालिटेटिव में क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि कैन यू डिस्क्राइब हाउ यू फील व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम, यानी ये कैसा है, ओपन एंडेड है। ये क्वालिटेटिव तरीके का प्रश्न हो सकता है जहाँ पे बच्चे अपने फीलिंग बताएगा। क्वांटिटेटिव में मैं बोलूँ कि हाउ मेनी आवर्स पर डे यू यूज इंस्टाग्राम, तो ये हो सकता है नंबर्स में आपको आंसर यहाँ मिलेगा कि 1 घंटे 2 घंटे। तो प्रश्न पूछने का तरीका दोनों का अलग है। ठीक है, फिर डेटा कलेक्शन में इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी क्वालिटेटिव में आता है। क्वांटिटेटिव में सर्वे हो सकता है, क्वेश्चन आयर हो सकता है, एक्सपेरिमेंट है, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, ये सब आपका क्वांटिटेटिव है। अब जैसे क्वालिटेटिव में दोनों एग्जाम्पल देख लो, ऑब्जर्विंग क्लासरूम इंटरेक्शंस टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स इमोशनली एंगेज ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। अब एक ग्रुप वर्क में बच्चे कैसे एंगेज होते हैं, इसके लिए ऑब्जर्वेशन अगर हम कर रहे हैं, इंटरेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लासरूम में जाके, ये क्वालिटेटिव है। लेकिन यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस को देख रही हूँ मैं, ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअल टास्क हुआ, और उसमें मैं ये देखती हूँ कि ग्रुप में बच्चे का परफॉर्मेंस क्या रहा और इंडिविजुअल क्या रहा। तो दोनों में जो मैं यहाँ पे टेस्ट ले रही हूँ ये क्वांटिटेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि डेटा कलेक्शन मेथड जो है, सेम चीज़ मुझे जाननी है यहाँ पे, सेम चीज़ मुझे यहाँ जानना है कि एक बच्चे का कैसा रहता है रिकॉर्ड, तो मैं डिफरेंट तरीके अपनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटेशन, टेक्स्ट बेस्ड आपका जो होता है वो फील्ड नोट होता है। फील्ड नोट यानी फील्ड में जा करके टीचर नोट करता है जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, तो ये क्वालिटेटिव में है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। क्वांटिटेटिव में नंबर बेस्ड यानी टेबल, चार्ट, ग्राफ, ये सब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि डिटेल नोट बना सकता है बच्चों की इमोशनल एक्सप्रेशन को लेकर के, तो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हाउ मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, तो एक ग्राफ के थ्रू टीचर बता सकता है कि भाई बच्चे इतने घंटे ले रहे हैं, इतने घंटे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव,
अगर क्वालिटेटिव का रिसर्च ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, नॉर्म को एक्सप्लेन करना, एक्सपीरियंसेस को बताना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्वांटिटेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको इस्टेब्लिश करना या जनरलाइज करना, इसका ज़्यादा मेन पर्पस होता है। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन क्वालिटेटिव का बहुत फ्लेक्सिबल होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग इसमें मोल्ड सुधार ला सकता है। इन बिटवीन वो कोई चीज़ हो सकता है, मान लो इंटरव्यू कर रहा है तो इन बिटवीन वो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को ऐड कर दे, कुछ चेंजेस ले आए वो। तो क्वालिटेटिव बहुत फ्लेक्सिबल होता है इस तरह का रिसर्च। यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स की रिस्पॉन्सेस को अडाप्ट कर सकते हैं, जिस तरह का रिस्पॉन्स पार्टिसिपेंट दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन को ऐड भी कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में प्री डिटरमाइंड होता है। ये क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसा रिसर्च है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हम चेंजेस नहीं लाते हैं, सेम फॉर्मेट सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए होता है। जैसे मान लो एक मैंने सर्वे दे दिया जिसके अंदर यस नो क्वेश्चन है, सबके लिए समान क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन क्वालिटेटिव में हो सकता है कि मैं अगर बच्चों का इंटरव्यू लूँ तो हो सकता है किसी बच्चे का इंटरव्यू लेने के बाद मुझे पता चले कि इससे एक ये क्वेश्चन भी मैं पूछ सकती हूँ, तो ऑन द स्पॉट में उससे कुछ चेंजेस करके वो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मोल्ड कर सकती हूँ। तो दोनों का आप देख रहे हैं कि अगर हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव है जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है बहुत ज़्यादा। क्वालिटेटिव में आप फॉलो अप क्वेश्चन को ऐड ऑन कर सकते हो बिटवीन इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू दी पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्स। तो ये आपके दोनों हम डिफरेंस को देख रहे थे कि डेटा, ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन और क्वेश्चन और डेटा कलेक्शन के मेथड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में किस तरह से होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वी हैव डन इन टुडेज क्लास, वी हैव डन मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स जो आपके पेपर में ये 5 जुड़े हुए थे। तो वी हैव डन एक्सपेरिमेंट, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आई होप कि सारी चीज़ें ये आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस ऑफ एनी डाउट, इफ़ यू सी एनी डाउट और एनीथिंग, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा आप लोगों को बेहतर कंटेंट दे सकूँ। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है इसको मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड, वेट करिए। एंड ऑलरेडी मैंने जो वीडियो 1 डाला है उसके अंदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो नंबर 2 जो है उसमें मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराए हैं रिसर्च मेथड से रिलेटेड, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एंड वी विल मीट अगेन वेरी सून। एंड फॉर PDF नोट्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, मैंने बना दिया है। एज आई सेट कि दिस इज़ माई न्यू चैनल, तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।